नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार चुनाव और आने वाले वक्त में होने वाले कई राज्यों के चुनावों से पहले बीजेपी का एक बड़ा डर सामने आया है। डर इस बात का है कि कहीं चुनाव में किसी न किसी तरह जीत दर्ज करने का उसका भेद खुल न जाए। भेद खुलने का डर बीजेपी को बिहार में भी है। इसीलिए चुनावों के कुछ महीने पहले उसने अपने 7 विधायकों को नीतीश सरकार में मंत्री बना दिया है और अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की। गौर करने वाली बात यहां यह भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार का यह फैसला मोदी और जेपी नड्डा की बिहार यात्राओं के बाद हुआ है। यानी बिहार में बीजेपी ने खेला करना शुरू किया है और नीतीश बाबू इससे परेशान हो सकते हैं। उधर राहुल गांधी के एक फैसले से सावरकर परिवार भी उसकी भी कहें तो मुश्किलें बढ़ गई हैं। सावरकर परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और राहुल गांधी पर चल रहा मानहानि का मुकदमा अब बीजेपी के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। वैसे बीजेपी के लिए भी आज एक परेशानी की खबर और आई। परेशानी की खबर यह कि वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर उसकी प्रगति यात्रा पर आज ब्रेक लगता दिखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यू ललित ने बताया कि इसके लागू होने में कौन सी संवैधानिक अड़चनें आ रही हैं। यानी 2034 में भी इस योजना के लागू होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अब मोदी कोई और चाल चल दें तो यह अलग बात होगी। वैसे भी बीजेपी तरह तरह की चालों से ही चुनाव जीतते आई है, आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि चुनाव में जमीनी माहौल कैसा भी रहे, पत्रकारों का आकलन कुछ भी हो, हमारा आपका आकलन कुछ भी हो, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल कुछ भी आंकड़े दें, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि जीतेगा तो मोदी ही, आएगी तो सरकार हमारी ही। तो ये कौन सा भेद है जिसमें जीतेगा तो मोदी ही कहने का आत्मविश्वास बीजेपी में आ जाता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में आ जाता है, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह में आ जाता है? ये बड़ा टेढ़ा सवाल है। इसका जवाब ढूंढने की कोशिश में जब विपक्ष चुनाव आयोग से सवाल करता है तो वो तारीख पर तारीख देता है। आज कांग्रेस नेता को एक ऐसा ही जवाब चुनाव आयोग ने दिया है। दरअसल रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव आयोग से 2009 से 2024 के बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों की मतदाता सूची दिसंबर में मांगी थी। जरा गौर फरमाइए दोस्तों, 2009 से 2024 के बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों की मतदाता सूची। यह भी नहीं कह रहे हैं कि 2024 से 2025 के बीच या 2019 से 2024 के बीच। 2009 जिस समय देश में यूपीए की सरकार थी, उस समय से 2024 के बीच हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों की मतदाता सूची महोदय हमको दे दीजिए। ये बात मांगी गई, ये बात कही गई दिसंबर महीने में। लेकिन हुआ क्या? आयोग के पास, चुनाव आयोग के पास ये मतदाता सूची हर समय तैयार रहती है, आप जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद आयोग ने बहाने बताते हुए आज दिल्ली हाई कोर्ट में बताया है कि वो 3 महीने में फैसला लेगा कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को मतदाता सूची देना है या नहीं देना है। 3 महीने में फैसला लेगा और अभी 2 महीने लगा दिए। दिसंबर में मांगे, जनवरी फरवरी, तो 5 महीने ऐसे बिता दिए। तो हरियाणा और महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की काफी शिकायतें चुनाव के दौरान आई थी, आप जानते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस ज्योति सिंह, हाईकोर्ट में जस्टिस ज्योति सिंह हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील की दलील को रिकॉर्ड किया है, जिसमें वकील ने कहा है कि चूंकि यह मामला 2009 से संबंधित है, इसलिए फौरन फैसला लेना संभव नहीं होगा। उन्होंने 3 महीने का समय मांगा है। दिसंबर में दी गई याचिका पर जवाब देने में चुनाव आयोग ने 2 महीने लिए और अब फिर 3 महीने का वक्त मांगा है। यानी चुनाव आयोग शायद लिस्ट देना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि मतदाता सूची की हकीकत बाहर आई तो न जाने कितने भेद खुलेंगे। वैसे बिहार में बीजेपी का भेद खुल ही चुका है दोस्तों। आज 7 बीजेपी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह, संजय सारावगी, जीवेश मिश्रा, सुनील कुमार और मोतीलाल प्रसाद, इन 7 ने मंत्री पद की शपथ ली। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस मंत्रिमंडल विस्तार को जानकार बीजेपी का बड़ा दांव मान रहे हैं। विश्लेषक जो हैं वो कहते हैं बीजेपी का ये बड़ा दांव है, क्योंकि 8 महीने बाद चुनाव है। लेकिन ये नीतीश कुमार के ऊपर भरोसे की कमी को दिखा रहा है, क्योंकि निशांत के जरिए नीतीश को सीएम बनाने की सिफारिश बार बार हो रही है और बीजेपी अब अपना दबाव बनाने की कोशिश में है।
और ये 7 के 7 जो विधायक मंत्री बने हैं, सातों बीजेपी से हैं। 7 में से 4 मंत्री मिथिलांचल से बने हैं और ये गौर करने वाली बात है कि और वहीं सीमांचल से सिकटी के भाजपा विधायक विजय कुमार मंडल को भी मंत्री बनाया गया है। सीमांचल में अति पिछड़ा वोट बैंक पर सेंधमारी की यह कोशिश की गई है। विजय कुमार मंडल केवट जाति से आते हैं और इसी तरह कृष्ण कुमार मंटू हाल ही में कुर्मी एकता रैली को लेकर चर्चा में आए थे। पटना की इस रैली के तुरंत बाद कृष्ण कुमार मंटू को मंत्रिमंडल में शामिल होना यही दर्शाता है कि बीजेपी अपना नीतीश कुमार तैयार कर रही है। वो भी कुर्मी है, ये भी कुर्मी है। और कृष्ण कुमार मंटू को क्या अपने उनमें क्या नीतीश कुमार का अक्स देख रही है बीजेपी? खैर, अब नीतीश कुमार को शायद थोड़ा और सावधान होने की जरूरत है। इसी तरह वन नेशन वन इलेक्शन पर भी सावधानी से बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जेपीसी की बैठक में पूर्व जस्टिस यू ललित ने कहा है कि एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में कटौती नहीं की जा सकती है। अगर ऐसा किया गया तो यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करना होगा। इसको कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है और इस बिल के कुछ प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेंगे। ये पूर्व जस्टिस यू ललित का कहना है। अदालत तक अगर यह बिल पहुंचता है तो फिर वाकई बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। वैसे ही जैसे अभी राहुल गांधी की याचिका पर उन पर मानहानि का दावा ठोकने वाली सत्यकी अशोक सावरकर को हुई है। दरअसल हाल ही में राहुल ने पुणे की अदालत में एक याचिका दी थी कि इसे समन ट्रायल में बदला जाए ताकि वो कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकें। लेकिन सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी की याचिका पर आपत्ति जताई है। अपने हलफनामे में सत्यकी सावरकर ने गांधी पर यानी राहुल गांधी पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर के योगदान के बारे में अप्रासंगिक तर्क देकर मामले का ध्यान भटकाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। इसमें कहा गया है कि आरोपी एक बार फिर जानबूझकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दामोदर सावरकर के योगदान के बारे में अप्रासंगिक तर्क देकर मामले को भटकाने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है दोस्तों कि अगर राहुल गांधी ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं तो फिर अदालत उस कोशिश को पहचानने में सक्षम तो है ही। अदालत को तो इतना आता ही है, पढ़े लिखे जज होते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज अदालत में पेश होने से बातों की पुष्टि ही होगी और पता चल जाएगा कि राहुल गांधी सही थे या गलत थे। लेकिन उनकी याचिका को खारिज करने की मांग करना ही सवालिया निशान बढ़ाता है। तो ऐसे कई सवालिया निशान इस समय देश की सियासत में लगते दिख रहे हैं और देखना है कि मोदी के शासन में सवालों के जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। बिहार से लेकर पुणे तक आखिर चल क्या रहा है और इन सब के बीच वन नेशन वन इलेक्शन, बहुत कुछ इस पिटारे से निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। और बहुत महत्वपूर्ण है यहां जानना समझना कि आखिर बिहार में 7 के 7 बीजेपी के विधायक मंत्री क्यों बन गए। क्या है बिहार की सियासत और क्या है इधर राहुल गांधी को घेरने की प्लानिंग, और इन सब के बीच देश की सियासत की और भी बहुत सारी हलचलें। हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधा आना चाहता हूं पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, बिहार से ही शुरू करते हैं। बिहार में 7 के 7, अब देखिए टोटल बिहार में 243 सीटें हैं, 243 में से 36 मंत्री बन सकते हैं इंक्लूडिंग सीएम। 35 मंत्री, एक मुख्यमंत्री। 35 के 35 फुल हो गए, कोटा पूरा है। अब प्रधानमंत्री गए, फिर जेपी नड्डा गए और 7 के 7 अपनी तरफ। तो क्या निशांत बाबू यहां झुंझुना बजा रहे हैं? निशांत बाबू बार बार जो कह रहे हैं कि हमारे पापा को ही मुख्यमंत्री बनाइए, उनको ही अगले मुख्यमंत्री का कैंडिडेट रखिए, आखिर क्या ये प्रेशर जो है वो काम नहीं आ रहा है? निशांत और नीतीश दोनों क्या यहां पर बीजेपी के सामने दबते हुए दिखाई दे रहे हैं? तीसरी बात यहां पर कि अब टोटल
6 मंत्री हो गए हैं इधर से, मिथिलांचल से। पहले 2 थे, आज 4 हो गए, 6 टोटल हो गए मिथिलांचल से। और एक और भी महत्वपूर्ण बात, फिर आपके पास आता हूं, एक और भी महत्वपूर्ण बात कि लोकसभा चुनाव में वो रिजल्ट नहीं आया था इस बार, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट उधर 2019 में आया था। लेकिन रिजल्ट और इन सब की बात करें तो फिर चुनाव आयोग की बात आ जाती है। और रणदीप सुरजेवाला मांग रहे हैं 2009 से 2024 तक के वोटरों के आंकड़े, वोटर लिस्ट मांग रहे हैं। तो इनको अभी 2 महीने जवाब देने में, अब 3 महीने बाद सोच के बताएंगे कि देना है कि नहीं देना है। चल क्या रहा है प्रशांत जी? देखिए, फिलहाल जो 7 बीजेपी के एमएलए आए और बीजेपी का कोटा पूरा नहीं था, जेडीयू का कोटा आपने बताया कि 36 में से 30 थे पहले, जेडीयू का कोटा था। अब ये क्यों आए हैं इलेक्शन से कुछ महीने पहले? देखिए, अभी जो बीजेपी की परेशानी दिख रही है वो आरजेडी और कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां, यानी जो महागठबंधन है वहां पे, उससे तो बाद में निपटेंगे ये। इनको पहले जो चिंता हो रही है कि नीतीश कुमार का जो कद है उसको छोटा किया जाए। नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो चाहे वो सामाजिक हो, दोनों तरफ इसमें कोशिश दिखाई देती है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, ट्रेडिशनल वोट बैंक है, जैसे भी आपने बताया कि कुर्मी नेता भी हैं उसमें, जो आज 7 बीजेपी के मंत्री बनाए गए, 7 विधायक, उनमें 3 ओबीसी हैं, 2 एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है ईबीसी, ये नीतीश कुमार का वोट बैंक है, और भूमिहार और राजपूत है उसमें। तो बेसिकली नीतीश कुमार के वोट बैंक को लेकर चिंतित है बीजेपी, और इसलिए बीजेपी ने इन लोगों को बनाया है। दूसरी बात कि जितने मंत्री होंगे उतना प्रशासन पर प्रभाव होगा, ये भी एक मकसद है उनका कि प्रशासन पर प्रभाव हो। लेकिन इससे ये जो आज की जो कवायद हुई है मंत्री बनाने की, जो सामाजिक रिप्रेजेंटेशन देकर आप मैसेज दे रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग का मामला है पूरा। और लेकिन उसमें नीतीश कुमार का जो सवाल है कि चुनाव उनकी नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, ये सवाल बरकरार है, ये सवाल गायब नहीं हो गया। और ये सवाल को बीजेपी को अभी एड्रेस करना है। तो आज का जो विस्तार कैबिनेट का हुआ है, उसका सिर्फ एक संदेश यही दिखाई देता है कि बीजेपी ने अपने मंत्रियों की संख्या बढ़ाई है ताकि उनका जो प्रशासनिक यूनिवर्स है, जो प्रशासनिक क्षेत्र है, वो उसका विस्तार हो, और नीतीश कुमार का जो सामाजिक आधार है उसमें जो है डेंट मारा जा सके। मंत्री होंगे तो जाहिर सी बात है कि मंत्रियों को प्रभावित करेंगे, उनके डिपार्टमेंट होंगे। अभी 5-6 महीने का वक्त है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अप्लाई होने में। तब तक बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारे दौरे, बहुत कुछ प्रशासनिक फेरबदल ये मंत्री अपने अपने विभागों में कर सकते हैं। तो मंशा ये दिखाई दे रही है कि नीतीश कुमार का किस तरीके से आधार में जो है सेंध लगाई है। अब उसमें कितना कामयाब होते नहीं होते तो हम देखेंगे बाद में, जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे या इलेक्शन जब चालू होगा। और लेकिन नीतीश कुमार के सवाल पे उनको जूझना पड़ेगा। दूसरा, सावरकर का मुद्दा जी आपने उठाया। सावरकर का मुद्दा, उनके जो याचिकाकर्ता हैं अब वो खुद ही पीछे हट गए। अब वो अगर, लेकिन इसमें कोर्ट राहुल गांधी की पिटीशन मान लेती है कि ये समन ट्रायल के हिसाब से चले। समन ट्रायल का मतलब कि कोर्ट या किसी को भी जिसके पास जानकारी है, चाहे वो इतिहासकार है चाहे वो स्कॉलर है, वो उसमें पार्टिसिपेट उस ट्रायल में करेगा। इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी थी कि बहुत सारी चीज़ें प्रचलित हैं, उनके माफीनामे, उनकी तमाम सारी बातें सोशल मीडिया पे आती रहती हैं।
इस समन ट्रायल से जो सबसे बड़ा दिक्कत बीजेपी को आएगी, आरएसएस बीजेपी को, मैं उस परिवार की बात नहीं कर रहा हूं जो परिवार व मुकदमा लेकर राहुल गांधी के खिलाफ गया है। जो बीजेपी आरएसएस को दिक्कत आएगी सावरकर को लेकर, वो आएगी महात्मा गांधी की हत्या में उनका संलिप्त होना। वो एक्यूज बनाए गए थे, एक्यूज थे। आप कोर्ट रूम की तस्वीरें देखिए, गोडसे के साथ बैठे हुए आपको उस कोर्ट रूम में दिखाई देंगे। सावरकर एक्यूज थे, वो बरी हो गए एविडेंसेस की कमी की वजह से। कोर्ट ने उनको कन्विक्ट नहीं किया। उसके बाद कपूर कमीशन बनता है जी। कपूर कमीशन नए एविडेंस को लेकर आता है। उस नए एविडेंस में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो बहुत स्पष्ट इशारा करती हैं कि महात्मा गांधी की हत्या में सावरकर का काफी बड़ा भूमिका थी। ये कपूर कमीशन का कंक्लूजन है। जब ये ट्रायल खुलेगा तो कपूर कमीशन की बातें सामने आएंगी, महात्मा गांधी की हत्या का मामला सामने आएगा। ये परेशान करेगा बीजेपी और आरएसएस को। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये तमाम बातें बीजेपी और आरएसएस को परेशान करेंगी और शायद इसलिए इधर दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जरा आना चाहता हूं पंकज जी आपके पास। दो बातें महत्वपूर्ण, एक तरफ चुनाव आयोग की बात देखिए। चुनाव आयोग लगातार और अपनी ज्यादतियों के लिए अब जाना जाएगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका है और उनसे अगर ये तो कितना समय लगेगा आप सोचिए। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था और उस बॉन्ड के कुछ घंटे में ये ऑलरेडी अपलोड कर दिए, उसी ढंग से ये मांगा जा रहा है। इसमें अगर कोई फैसला आ जाता है कि नहीं जी अगले 2 घंटे में आप वेबसाइट पे डालिए, तो ये तुरंत उल्टे पांव आकर डालेंगे। लेकिन आज कह रहे हैं 2 महीने बाद कह रहे हैं कि हम 3 महीने बाद बताएंगे कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये क्या है ये आखिर? और क्या ये इन सब का असर चुनाव पे नहीं पड़ेगा? क्या विश्लेषण कुछ भी कर ले, हम लोग पढ़ ही रहा है पंकज जी। और बिहार को देखते हुए, बिहार में जो कुछ हुआ, जरा उधर भी चले, लेकिन चुनाव आयोग से पंकज जी। सर राजू जी, मुझे ऐसा लगा कि शायद पहली बार कांग्रेस ने चुनाव आयोग की सही नब्ज पकड़ी है। अभी तक जिस हैकिंग की बात चल रही थी उस पे फ्रंट पर आकर बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों लड़ जाते थे, क्योंकि टेक्निकल रिगिंग का ऑन फैक्ट आपको देना मुश्किल है। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव, उससे पहले मध्य प्रदेश चुनाव और अभी के लेटेस्ट दिल्ली चुनाव, इसमें एक चीज समझ में आया कि असली खेल तो इलेक्टोरल रोल का हो रहा है। उसे नाम जोड़ने, घटाने, मैनिपुलेशन और उसका अब है क्या, जितना मेरी जानकारी पिछले 3 दशक से पूरे देश का इलेक्टोरल रोल जो है डिजिटल है। और कोई भी आम आदमी भी यदि चाहे तो किसी मोहल्ले की मतदाता सूची को प्रेम से अपने घर बैठ के पीडीएफ से निकाल सकता है। आखिर चुनाव आयोग इसको लिंगर ऑन क्यों करना चाहता? इसका मतलब यह है कि बड़े स्तर पर विद इन 3 मंथ ये जो, चूंकि आप इलेक्टोरल रोल तो ले सकते हैं लेकिन वोटिंग ट्रेंड तो नहीं ले सकते, किसने वोट डाला किसने नहीं डाला इसकी जानकारी ले नहीं सकते। वो एक लंबा एनालिसिस का प्रोसेस है और मुझे लगता है बहुत कठिन नहीं हुआ। शायद चुनाव आयोग को यह समझ में आ रहा है कि इलेक्टोरल रोल में मॉडिफिकेशन, नाम जोड़ना, घटाना, एक सिरे के कई नाम होना, एक घरों में कई नाम होना, ये सब चीजें यदि खुलने लगेंगी तो ये संकट में पड़ेंगे। इसलिए इसको ये अटका रहे हैं। और देखिए, जो खेल नरेंद्र मोदी चाहते थे, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये ना इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति को आप किसी संवैधानिक कमेटी का मेंबर बनाए देते। हमारे यहाँ कभी भी कोई पूर्व राष्ट्रपति एक बार पद से नीचे आने के बाद कोई ऐसे सार्वजनिक गतिविधियों में शामिल नहीं होते थे। उन्होंने कोविंद जी को शामिल किया बड़ा गणित से। उधर अंबेडकर थे तो चलो हम कोविंद जी को शामिल कर लें, है ना।
जैसे पहले जाते थे ना अपन ये देहरादून वाली रोड पे, तो एक चीतल रेस्टोरेंट था, तो बड़े चीतल में जगह नहीं मिलती थी, लोग छोटे चीतल में चले जाते थे। जी। तो बड़ा चीतल अम्बेडकर नहीं मिला तो छोटा चीतल पकड़ने लगे। तो अब उसमें पेच फंस गया। कल पार्लियामेंट्री कमेटी के उसमें जिस प्रकार से 2.5 घंटे यूयू ललित अकेले जस्टिस नहीं है, ही इज एक्स चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस है। और उन्होंने बताया कि इसके अंदर 2 क्लॉज तो कम से कम ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं टिके हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ। और मजेदार चीज देखिए, आपको इसके अंदर कई खबरें क्या होती कि हमारा मीडिया उस तरीके से दिखाता नहीं है। जब यूयू ललित की बातचीत चल रही थी, इन्होंने क्या किया, एक जस्टिस नागेश्वर राव को अचानक एक देश हित चुनाव कमेटी का मेंबर बना दिया। जी। अब आप देखिए, नागेश्वर राव असल में कौन है? हमारे देश की आजादी से अभी तक केवल 6 ऐसे जस्टिस हुए हैं जो किसी जज में कोर्ट में जज न होने के बावजूद सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए गए। वो नागेश्वर राव है। नागेश्वर राव वो हैं जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या में जो पेरालीवन को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जिसमें वर्ड लिखा हुआ था कि टिल डेथ, उसको उन्होंने इस पे कि मानव आदमी को स्वतंत्रता का अधिकार, उसकी 31 साल की सजा होने के बाद उसको रिहा कर दिया गया। नागेश्वर राव वो हैं जिनकी प्रैक्टिस नहीं थी, वो फिल्मों में अभिनय किया करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, और उसके बावजूद इस देश के सुप्रीम कोर्ट के केवल 5 ऐसे जज हैं जिनका कार्यकाल 6 साल या 6 साल से अधिक रहा, वरना औसतन कार्यकाल 5 से 5 साल 3 महीने रहता। उस व्यक्ति को इन्होंने अवाम मेंबर बना दिया। तो ये जो गुंदाड़े बैठते हैं कि हमने किन लोगों को कहां पोस्ट किया था और अब इनका इस्तेमाल हम इलेक्टोरल प्रोसेस में कैसे करें, पूरी तरीके से अब इनकी एक एक कलई खुल रही है। जिस प्रकार से इन्होंने हाईकोर्ट चंडीगढ़ के आदेश पे रोक लगाने के लिए आदेश निकाला कि हम वहां का रिकॉर्ड और वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देंगे। जी। ठीक है, ये वाला जो मसला है अभी, इसमें भी आप देखते हैं होली के बाद में क्या सुनवाई होती, ईवीएम वाले मसले को लेकर भी। ठीक है, तो जो टेक्निकल रिगिंग है प्लस इलेक्टोरल रोल के मैनिपुलेशंस, ये खेल के लिए कांग्रेस ने सभी विपक्षी दलों को अपने कार्यकर्ताओं के साथ में पैरेलल काम करना होगा। जैसे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने बोला कि जातिगत जनगणना करेंगे, अरे भाई साथ में एक बार इलेक्टोरल रोल को भी कर लीजिए। हम राजीव जी अपने समय की बात बताते हैं, जब उस समय फोटो वोटो वाली मतदाता सूची नहीं होती थी, तो होता यह था कि कार्यकर्ता जो है, मैंने उसको देखा है, हर पार्टी का, खासकर कांग्रेस का कार्यकर्ता मोहल्ले में मतदाता सूची लेकर निकलता था, पर्ची बांटता था और लाल पेन रखता था साथ में, उसमें निशान लगाता था ये आदमी मर गया है या ये घर छोड़ के चला गया है। और जो व्यक्ति पोलिंग सेंटर पर बैठता था उसके पास वो लिस्ट होती थी। हालांकि उसमें कई खेल भी होते थे कि मरे हुए गायब लोगों के सबसे पहले बोर्ड के ठप्पे लग जाते थे, जिसकी जहां दम होती थी, लेकिन वो रिकॉर्ड में रहता था। कांग्रेस कार्यकर्ता या विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं ने ये छोड़ दिया, पिछले 20 साल से केवल आरएसएस का कार्यकर्ता ये कर रहा है। तो मशीनों को देखना, तकनीकी हिस्से को देखना, इलेक्टोरल रोल को देखना और चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए जा रहे वांछित आदेशों को देखना, और साथ में सरकार जो एक खेल करती है, कहीं नागेश्वर राव को लाकर, कहीं रामनाथ कोविंद जी को लाकर, इन सबको बैलेंस करना, मुझको लगता है कि अब स्वयं सरकार के लिए भी दिक्कत हो रहा है। जी। और यदि सभी दल ठिकाने से डटे रहे तो बिहार विधानसभा चुनाव में हम उम्मीद कर सकते हैं कि दबाव में उतना नहीं तो कम से कम काफी कुछ फेयर इलेक्शन हो सकता है। दबाव तो इधर दिल्ली में भी था, दबाव तो पंकज जी दिल्ली में भी था।
एक्चुअल क्या है, दिल्ली में राजीव जी हुआ, या पहले से तैयारी यहाँ हो रखी थी? एक्चुअल राजीव जी दिल्ली में क्या होता, देखिए 1 साल पहले बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली थी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस जो है लास्ट 1.5 मंथ तक डिलेमा में थे कि वेदर हम चुनाव लड़े, साथ में लड़े, नहीं लड़े, हमारे चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या रहे। और ग्राउंड पे कांग्रेस की बहुत सारी जो कार्यकर्ताओं की टीम है वो अभी भी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। और आम आदमी पार्टी अपने भ्रम में थी कि फ्री बिजली, फ्री पानी वाले जो लोग हैं हम उनके तो वोट मिलेंगे ही मिलेंगे हमको। और जाहिर है देखिए बहुत ज्यादा मतदान प्रतिशत का उनका फर्क नहीं है बीजेपी और उनसे। जी, ये काम आम आदमी पार्टी नहीं करने वाली है, ये कांग्रेस को ही करना पड़ेगा या इंडिया ब्लॉक के जो पार्टी है उन्हीं को करना पड़ेगा। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, एक तरफ तैयारियां, चुनाव की तैयारियों में बीजेपी, और उधर इलेक्शन कमीशन भी चुनाव की तैयारियों में, एक ये शंका आशंका है इसलिए ये बात, और उसमें भी जब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में ये मामला जाता है और उसमें, और ये तो रणदीप सुरजेवाला का मामला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हाई कोर्ट में ये मामला है, वहाँ पर अगर ऐसा कहा जा रहा है कि अभी हमको 3 महीने का समय दीजिए, इस बारे में हम बताएंगे। और दूसरी तरफ बिहार में जो हो रहा है, क्या बिहार में नीतीश बाबू पर एक जबरदस्त दबाव बनाने में आज की तारीख में बीजेपी कामयाब साबित हो रही है? धन्यवाद राजीव जी। भारतीय जनता पार्टी बिहार में बहुत साफ कर चुकी है कि उसको अपना मुख्यमंत्री बनाना है, और यह तब तक संभव नहीं है जब तक नीतीश कुमार को कमजोर न किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपनी राजनीति को छिपाया नहीं, साफ साफ स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक रूप से कई बार वरिष्ठ पार्टी के नेताओं के द्वारा यह बात कही जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का राज ये कर रही है कि एक भाजपा के एक प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा कराती है मंत्रिमंडल से और 7 नए लोगों को शामिल कराती है, तो वो अपने एजेंडे पे चल रही है। जनता दल यूनाइटेड को समझना है कि वो इस गठबंधन के साथ रहे या अपनी स्थिति को बचा ले। और भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी ऐसे दल को मजबूत नहीं होने दिया जिनके सहारे वो किसी राज्य में राजनीति करने के लिए गई है। वह अपने जाति से, बिहार में तो धार्मिक ध्रुवीकरण हो नहीं पाता, लगातार बीजेपी कोशिश करती रही है, वो संभव नहीं हो पाया। आज जो स्थिति है कि उसको नीतीश कुमार की इसलिए जरूरत है चुनाव के लिए कि एक चेहरा उनके पास बना रहे, क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। लेकिन वो मजबूत नीतीश कुमार को कभी नहीं देखना चाहती। हर जगह आप गिरिराज सिंह की जब यात्रा निकल रही थी, गिरिराज सिंह किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, नीतीश कुमार क्या कर रहे थे उस समय? कोई प्रतिक्रिया उन्होंने दी? उस यात्रा को रोकने का कोई प्रयास हुआ? नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो वक्तव्य दिए उन्होंने गिरिराज सिंह ने, उस पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं ली। तो जो राजनीति बीजेपी कर रही है बिहार में, उस राजनीति के शिकार तो नीतीश कुमार को होना ही होना है, अगर वह अपने आप को इस एनडीए गठबंधन में बनाए रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति समीकरण भी साधेगी, हर इलाके में, उस राज्य के हर इलाके में अपने को मजबूत करने का प्रयास करेगी, विभिन्न जातियों के नेताओं को आगे करेगी, और वो सेंध लगाएगी नीतीश कुमार की पार्टी में। आरजेडी में तो सेंध लगा नहीं पाएगी, आरजेडी का मतदाता भी उनके साथ है। आरजेडी ने की ताकत कमजोर करने की जो बीजेपी की कोशिश रही है, और या आरजेडी को जो तोड़ने की कोशिश रही है, वो उसमें सफल नहीं हो पाई। महागठबंधन को तोड़ने की जो कोशिशें रही है वो नहीं सफल हो पाई। तो अब उसको अपने आप को मजबूत करने के लिए निश्चित रूप से जो अपने सहयोगी दल हैं नीतीश कुमार जी, उन्हीं के ऊपर उसके दांव चलेंगे। तो जो कुछ बिहार में हो रहा है उसको वह बीजेपी छुप छुपा के नहीं कर रही है, साफ साफ कर रही है। इस संकेत को नीतीश कुमार जी को समझना पड़ेगा, और नहीं तो अब नंबर 2 की पार्टी, नंबर 3 की पार्टी बनने के लिए तैयार है। फिर अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में रहेगी तो अब तक जो पिछले चुनाव में कम सीटों के बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया, वो आगे वो नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है और प्रतिबद्ध है उसको लागू करने के लिए।
अब रही बात अगर आप 7 सदस्यों को स्वीकार कर लेते हैं, नीतीश कुमार जी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो उनकी राजनीतिक मजबूरी कौन सी है वो बता सकते हैं। अन्यथा इन स्थितियों को एकदम चुनाव के मौके और उसी तरह की स्थिति बनाई है जो जिस सामाजिक समीकरण के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, उसी तरह के सामाजिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में बनाती हुई दिखाई दे रही है। इस राजनीतिक माहौल को अगर वो भाप पाएंगे बहुत बढ़िया, नहीं भाप पाएंगे तो उसका राजनीतिक कीमत तो चुकाएंगे। रही बात बिहार में चुनाव कराने की और निर्वाचन आयोग की भूमिका की, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो चुनाव कैसे होंगे यह कोई बहुत दूर की कड़ी नहीं रह गई है। कहीं भी किसी भी देश में जहां कार्यपालिका के नियंत्रण में निर्वाचन आयोग रहे हैं वहां चुनाव को लेकर के हमेशा संदेह होता रहा। आप न्यायालय से क्यों उम्मीद कर रहे हैं? इस कानून को चुनौती दी गई थी कब? 2015 में। आज 2024 है। कौन सी प्राथमिकता दिखाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने? यह कोई सामान्य विषय था? यह विषय है। ये एक इंडिविजुअल ने 2015 में यह मुकदमा दायर किया, बाद में तमाम सिविल सोसाइटी के लोग इसमें शामिल हुए, सुनवाई नहीं हो रही थी। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो आदेश भी दिया उसमें सर्वोच्च जो उसको दिशा निर्देश दिया, सरकार ने सब पलट दिया और अपने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का पूरा अधिकार अपने पास रख लिया। दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक ऐसा देश नहीं है जहां पे चुनाव होते हैं, जनादेश के साथ सरकार बनती है, वहां निर्वाचन आयोग सरकार के नियंत्रण में हो। यह हमारा अकेला देश है इस समय। आप एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग आप स्वीकार नहीं करेंगे और उस सत्तारूढ़ दल से आप उम्मीद करते हैं कि विभिन्न राज्यों में और देश में स्वतंत्र चुनाव हो जाएगा। कैसे संभव है? चुनाव कराने वाले निकाय को आप आजादी देने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव कराने वाले निकाय में नियुक्त होने वाले लोगों में सभी पक्षों की भागीदारी को स्वीकार नहीं करने के लिए तैयार हैं। आप एक ऐसा कोलिजियम बनाते हैं जिसे विपक्ष के नेता के होने न होने का कोई मतलब नहीं है। एक कल दिखावटी सदस्य होने के अलावा कौन सा रोल है? अगर 2 सदस्य सरकार के हैं, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जी के द्वारा नियुक्त कोई मंत्री, तो विपक्ष का नेता करेगा क्या? एक आप डिसेंट नोट लगाते रहिए। अगर सरकार में इतनी नैतिकता होती तो जिस कानून की वैधता सर्वोच्च न्यायालय में लंबित पड़ी हुई है उस कानून के तहत नियुक्ति क्यों करती हो? कानूनन तो कोई रोक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्देश भी नहीं जारी किया उस मुकदमे की सुनवाई में। लेकिन एक नैतिकता की बात होती है कि जो आप काम कर रहे हैं वो कितना नैतिक है, लोगों के बीच में किस तरह का परसेप्शन बनेगा, किस तरह की अपेक्स बनेगी, ये सरकार को सोचने का काम है। सरकार इसको सोचने के लिए नहीं तैयार है। तो एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की अनुपस्थिति में एक आप पारदर्शी, ईमानदारी के साथ और पूरे तटस्थ तरीके से चुनाव की अगर आप प्रत्याशा करते हैं तो मुझे लगता है कि निराशा ही हाथ लगने वाली है। ये जरूर है कि राजनीतिक दलों की सक्रियता बिहार में निश्चित रूप से, हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी दिल्ली के चुनाव में भी ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी का जो संगठनात्मक ताकत है वो किसी भी तरह से बीजेपी से कमजोर नहीं है। लेकिन क्या हुआ? जिस विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री स्वयं उम्मीदवार थे वहां मतदाताओं की संख्या कम हो गई। आम आदमी पार्टी ने क्या कर लिया जी? सवाल यह है ना कि आप आज का चुनाव केवल यह नहीं रह गया है कि जन समर्थन आपके पास कितना है। यह अभी सवाल है कि चुनाव कराए कैसे जा रहे हैं। आप आज ये सोचिए कि आपने उदाहरण ये दिया कि जो मतदाता सूची केवल कंप्यूटर एक क्लिक पे उपलब्ध है। ऐसा भी नहीं है कि आप इसके लिए बहुत आपको शोध करना पड़ेगा, दुनिया का काम करना पड़ेगा और लोगों को लगाना पड़ेगा नया सर्वे करने के लिए। ये पूरा का पूरा जो मतदाता सूची है वो कंप्यूटराइज्ड है, डिजिटल है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी मतदाता अपने मतदान केंद्र को देश के किसी हिस्से में बैठ करके देख सकता है कि वो कहां वोट डालने जाएगा अपने क्षेत्र में चुनाव के दौरान। अगर ये डिजिटाइज नहीं होता तो कैसे संभव है? और उसके लिए निर्वाचन आयोग कह रहा है कि हम 3 महीने में हम फैसला लेंगे। ये भी नहीं कह रहा है कि हम 3 महीने बाद आपको दे देंगे। ये क्या दर्शाता है आपको? वो क्या निर्वाचन आयोग एक ऐसा चुनाव कराने के लिए तैयार दिखता है जिसमें किसी तरह का संदेह न हो,
जनादेश को लेकर के लोगों के मन में किसी तरह का भ्रम की स्थिति न हो, निर्वाचन आयोग निर्वाचन में किसी तरह की विसंगतियों के सवाल न पैदा हो, ये प्रवृत्ति तो नहीं दिखाई पड़ती। तो आप निर्वाचन आयोग की कार्यशैली, निर्वाचन आयोग में सरकार की दखलंदाजी, सत्तारूढ़ दल का निर्वाचन आयोग के खिलाफ लगने वाले आरोपों के पक्ष में निर्वाचन आयोग के पक्ष में दिए जा रहे तर्क, ये क्या बताते हैं आप कि ये चुनाव सब कुछ सामान्य तो चला जाएगा? एक स्वतंत्र निकाय के अभाव में स्वतंत्र चुनाव की अपेक्षा भ्रम में जीने की स्थिति है जी। अगर आप स्वतंत्र चुनाव चाहते हैं और सरकारों को जनादेश के अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो चुनाव कराने वाली संस्था भी स्वतंत्र होनी चाहिए और कतई वह कार्यपालिका के नियंत्रण में न हो। इसके अभाव में संभव नहीं है। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी खुली राजनीति कर रही है, जिसकी घोषणा कर चुकी है। और मेरा अपना मानना है कि निर्वाचन आयोग से जो निर्वाचन आयोग की वर्तमान कार्यशैली है और निर्वाचन आयोग को लेकर के जो सरकार का रवैया है, वह तरह तरह के सवाल पैदा करता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर के। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ धनंजय कुमार जी भी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं। और इधर अमलेंदु जी हैं। अमलेंदु जी, आपके पास पहले आता हूं, फिर धनंजय जी के पास आता हूं। अमलेंदु जी, कैसे देखते हैं आप बिहार के, क्या आपको लगता है कि ये नीतीश कुमार आज जो बिहार में हुआ है, 7 के 7 मंत्री बीजेपी कोटे से बनाए गए हैं, ये भी देखिए इसमें दो राय नहीं है कि बीजेपी के पास नीतीश बाबू से ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन फिर भी जब सामने चुनाव है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी वो भी नाराज़ बताए जा रहे हैं। 28 तारीख को हो सकता है कि पटना में एक बड़ी रैली करें वो, और दूसरी तरफ नीतीश बाबू के खेमे में भी कई लोग हैं जो नाराज़ हैं। और ऐसे में पूरा का पूरा 7 की 7 सीटें यानी 7 के 7 मंत्री पद वो दे दिए जाते हैं अगर बीजेपी को, तो क्या माना जाए? राजीव जी, एक तो देखिए इस समय जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है और उस मंत्रिमंडल के विस्तार में सब भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से हड़प ली सारी सीटें जो है, मतलब 7 के 7 मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने हड़प लिए। अभी की स्थिति जो राजीव जी है वो 6 महीने में तो वैसे ही चुनाव होना है, तो किसी भी मंत्री को सदन में चुनकर आने की बाध्यता नहीं है कि उसे सदन में चुनकर आना है। बिना सदन में चुने हुए भी वो मंत्री बन सकता है। तो ऐसे में ये तर्क मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर दे रहे हैं कि साहब वो उनसे ज्यादा संख्या है, तो ये ठीक नहीं है। अगर गठबंधन के तौर पे एनडीए जा रहा है और गठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी भी शामिल है, हम भी शामिल है, रालोसपा भी शामिल है, एलजेपी भी, दोनों शामिल हैं, तो फिर इन सबको भी स्थान मिलना चाहिए था, ये बताने के लिए कि गठबंधन एक है और इनके एक एक व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता था। गठबंधन के सहयोगियों को यह संदेश देने के लिए कि एनडीए जो है वो संयुक्त रूप से चुनाव में जा रहा है। मुझे लगता है राजीव जी कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने संदेश जो दिया वो ये दिया है कि एनडीए एक हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एनडीए पर कब्जा है और भारतीय जनता पार्टी ही अब बिहार को चलाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी ने साफ संदेश दे दिया है। वरना जीतन राम मांझी की पार्टी से, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, रामविलास पासवान की जो भाई है पशुपतिनाथ पारस, उनकी पार्टी से और चिराग पासवान की पार्टी से बिना विधायक के भी जो थे वो मंत्री बनाए जा सकते थे। ये काम किया जा सकता था, 6 महीने वाली बात था, उनके ऊपर लागू नहीं होती। 6 महीने बाद तो चुनाव वैसे ही होना है। तो ये नहीं किया गया राजीव जी, इसका मतलब संकेत साफ दे दिया गया। दूसरा राजीव जी, सुबह जिस तरीके से दिलीप जायसवाल का इस्तीफा आया एकदम से, और दिलीप जायसवाल की जो बाइट आई सुबह सुबह वो ये आई कि वो इस्तीफा देने माननीय सम्राट चौधरी जी के यहाँ जा रहे हैं राजीव। उन्होंने नहीं कहा कि वो राज्यपाल के पास जा रहे हैं या मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं इस्तीफा देने के लिए। अब इस्तीफा लेने वाले माननीय सम्राट चौधरी जी के पास क्या संवैधानिक हैसियत है कि वो इस्तीफा स्वीकार कर ले और इस्तीफा जो माननीय सम्राट चौधरी जी को दिया जाए, और वो भी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो जाकर माननीय सम्राट चौधरी जी को इस्तीफा दे। तो ये राजीव जी काफी सवाल जो वो खड़े करता है। हालांकि उनके इस्तीफे को लेकर की बहुत चर्चाएं चली कि उनको इस्तीफा लिखना ही नहीं आता है, तो ये भाषा के तौर पर जो है त्रुटि के आधार पर इस्तीफा स्वीकार होगा कि अस्वीकार कर दिया जाएगा, ये भी बहुत सारी बातें शुरू हुई। लेकिन राजीव जी, जो कल जिस तरीके से निशांत कुमार का वक्तव्य आया था, उसको देखते हुए साफ ये समझा जा सकता है कि निशांत कुमार का दबाव जो था वो भारतीय जनता पार्टी पे फिलहाल जो है वो काम करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अभी भी जो कर रही है
वो निशांत कुमार के पिताजी जो हैं उनको ही दबाव में लेने की रणनीति पर काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, और ये शायद कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार साथ भी रहे, लेकिन दबकर नीतीश कुमार साथ में अभी से भी स्वीकार कर लें कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बनाएगी, और नीतीश कुमार इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार हो जाए। अब देखना यह है राजीव जी कि नीतीश कुमार इसके लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं, और अगर इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे। अगर अलग होते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान वो कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो आप देखना ही है राजीव जी की जो बीच में चर्चाएं चली थी, क्या नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो धनखड़ साहब क्या खाली होने जा रहे हैं, तो क्या इस तरीके कोई सौदेबाजी शुरू हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, कह नहीं सकते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में जो कहा था कि लाडला मुख्यमंत्री, तो साफ संदेश दे दिया था कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो फिर इसका मतलब आपको एकनाथ शिंदे हम बना देंगे, ये उन्होंने संकेत दे दिए थे। तो राजीव जी बिहार की जो राजनीति है वो काफी ज्यादा एक तरीके से कहा जाए बहुत दिलचस्प मोड़ पे है, और मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके संबंधों की भी एक परीक्षा होगी, और देखना होगा कि एनडीए इसी स्वरूप में बिहार में रहता है कि नहीं रहता है, ये राजीव जी देखने वाली चीज होगी। दूसरा राजीव जी एक बात और एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि जो जेपीसी की बैठक हुई उसमें जस्टिस यूयू ललित ने जो एक शब्द को लेकर पूरी बात कही है राजीव जी, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसमें जो 82A संशोधन दिया गया है, जो रिपोर्ट आई है उसमें मे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसको शेल किया जाना चाहिए, वरना आने वाली कोई सरकार जो है वो इसका फायदा उठा सकती है और निरंकुश हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी राजीव जी जस्टिस यूयू ललित की है। इसका मतलब जस्टिस यूयू ललित ने यह देख लिया है कि इस सरकार की भी नीयत खराब हो सकती है और ये भी निरंकुश हो सकती है। तो यानी वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए इस देश को लोकतंत्र से निरंकुश तानाशाही की तरफ ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं, और ये एक कानून की राजीव जी एक तरीके से कहा जाए वो टिप्पणी समझी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है जब इधर बिहार की बात करें धनंजय जी, तो आपको भी लगता है कि बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बिहार में सियासत अभी बाकी है, ये हम आपको भी लगता है? और दूसरी चीज़ जो आज विस्तार किया गया है उसमें आखिर पूरी की पूरी सीटें, पूरा का पूरा 7 की 7 सीटें जो हैं मंत्री पद की वो दे दी गई बीजेपी को। क्या इससे नीतीश कुमार के ऊपर कोई दबाव बनाने की राजनीति है इसके तहत? नीतीश कुमार पे दबाव बनाने की राजनीति भी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये भी सही है कि बीजेपी के कोटे से जब सब मंत्री बनाए गए तो ये कहा जा रहा है कि कोटा उन्हीं का था, जिसके विधायक उस हिसाब से सीटें दी जानी थी। बीजेपी की इतनी सीटें नहीं थी, जितनी सीटें थी उस हिसाब से मंत्री पद नहीं दिए गए थे। एक और आपके प्रोग्राम में मैं पहले बोल चुका हूं कि अभी बीजेपी का ध्यान है इस बात पर कि नीतीश कुमार के वोट बैंक का क्या होगा, नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार का वोट बैंक क्या होगा। नीतीश कुमार का वोट बैंक क्या है? नीतीश कुमार का वोट बैंक है कोयरी, कुर्मी और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जातियां हैं, वो मेन है। उसके अलावा जो पासवान और मांझी के अलावा जो दलितों में समूह है, महादलित जिसको कहते हैं, उसमें से लोग हैं जो नीतीश कुमार के वोटर हैं। महिलाएं हैं, तो महिला तो बीजेपी के इसमें आते निशाने पे है नहीं, तो वो तो अलग है। लेकिन कुर्मी देखिए, एक एक्स्ट्रा कुर्मी सीट दी गई है, मंटू को बनाया गया है, अमनौर से जो विधायक हैं उनको बनाया गया है मंत्री। एक कोयरी को दिया गया है, सुनील कुमार जो बिहार शरीफ के विधायक हैं उनको भी दिया गया। कुर्मी भी 2 हो गए, नीतीश कुमार खुद कुर्मी हैं, श्रवण कुमार कुर्मी हैं, 2 पहले से थे, तीसरे कुर्मी हो गए ये। फिर कोयरी देखिए, सम्राट चौधरी कोयरी थे, एक और कोयरी आ गए सुनील कुमार, वो भी कोयरी हैं। केवट जाति से एक दिए गए हैं। तो ये जो जातीय समीकरण है वो साधने की कोशिश है, और प्रयास ये है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से जातियों को साधा बिहार में, खास करके ओबीसी जातियों को और ईबीसी जातियों को, महादलित जातियों को, उसको साधने की कोशिश है। अब जो आप कह रहे हैं उनके बारे में, मांझी जी के बारे में, मांझी जी नाराज होकर क्या कर लेंगे? चिराग पासवान नाराज होकर क्या कर लेंगे? चिराग पासवान को वैसे भी दिल्ली में मंत्री बने हैं, मांझी जी को मंत्री बनाया हुआ, बिहार में सीट नहीं मिली, उनको बेटे को तो सीट है, उनके बेटे तो मंत्री बने हुए। तो हाँ, उपेंद्र कुशवाहा को जगह मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिली, ये एक महत्वपूर्ण है कि उपेंद्र कुशवाहा एकदम से किनारे हो गए, उनको कोई स्थान नहीं मिला। बाकी मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार पे दबाव बनाना, और जो कह रहे थे अभी हमारे साथी अमलेंदु भाई, इतना अभी आसान नहीं है।
अभी भी बहुत खेल बाकी है। आपने जो कहा कि अभी खेल बाकी है, अभी बहुत खेल बाकी है। और जब लालू प्रसाद यादव कह देते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है, नीतीश कुमार जब चाहे हमारे साथ आ जाते हैं, तो खेल बाकी है। फिर नीतीश कुमार जब तक हैं, वो राष्ट्रपति का लारा देकर के नीतीश कुमार को आप उधर नहीं ले जा सकते, क्योंकि नीतीश कुमार एक पद तभी छोड़ते हैं जब दूसरे पद पे उनको आप बिठा देंगे, तब छोड़ेंगे। अगर ये सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को कहा जाए कि इस बार इनको मुख्यमंत्री बनने दीजिए और हमको जो है आपको हम राष्ट्रपति का पद देंगे जब इनका खाली होगा, तो उसमें नीतीश कुमार मुझे नहीं लगता जाने वाले। और नीतीश कुमार के बारे में जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि नीतीश कुमार खत्म हो गए, नीतीश कुमार दिमाग से गड़बड़ा गए हैं, वो सब फालतू की बात है। नीतीश कुमार वहीं खड़े हैं जहां थे। हाँ, ये अंतर आया है कि उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी प्रॉब्लम में है, 10 मिनट के लिए बीच बीच में गायब हो जाते हैं कभी, लेकिन पकड़ अभी पार्टी के ऊपर उनकी है और बिहार में भी उनकी पार्टी की पकड़ है। अब एक और बात बोलूंगा, जिस तरह से दिलीप जायसवाल को हटाया गया और उन्होंने कहा कि एक मंत्री या कहिए कि एक पद, एक व्यक्ति एक पद, तो जेपी नड्डा तो अभी अध्यक्ष भी बने हुए हैं, जो बैठे हुए हैं जेपी नड्डा, ये अध्यक्ष भी हैं और ये मंत्री भी हैं, राज्यसभा में नेता भी है, 3-3 पद लिए हुए हैं। तो कहाँ कोई बोल रहा है? दिलीप जायसवाल के साथ अचानक क्या हुआ? तो बनिया को रिझाने का प्रयास है, उनकी जगह एक और व्यक्ति को मंत्री बनाया गया, मारवाड़ी को दिया गया, बनिया भी नहीं कहिए, मारवाड़ी कहिए। तो पूरी तरह से जातीय समीकरण साधने का प्रयास है, लेकिन जातीय समीकरण क्या साधने वाला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या नीतीश कुमार के बिना बीजेपी सरकार बनाने की पोजीशन में है? और क्या नीतीश कुमार को अगर बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं मानती है तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के साथ आने को तैयार है? सवाल, ये सारे सवाल है। निशांत कुमार की बात जो है, निशांत कुमार को लाया गया, बहुत महत्वपूर्ण। मैं उसको नहीं मानता हूं कि जब तक नीतीश कुमार इंडोर्स नहीं करते कि हाँ नीतीश कुमार, ये निशांत हमारा जो है रिप्रेजेंटेटिव है या पार्टी को ये संभालेगा, तब तक कोई मतलब नहीं। और निशांत कुमार में वो काबिलियत भी नहीं है कि वो पार्टी संभालने के लिए आए। उनको आप चेहरे के तौर पर ला सकते हो, लगेगा, लेकिन मुझे लगता है इस तरह से पार्टी चलती नहीं है। अगर इस तरह से पार्टी चलती तो तेजस्वी यादव तो अब तक खेल कर चुके होते। तेजस्वी यादव नहीं खेल कर पा रहे, और बिहार का जनमानस उस तरह से है भी नहीं। भक्ति वाला जनमानस बिहार में नहीं है। भक्ति वाला जनमानस बिहार में होता तो बीजेपी की सरकार बन चुकी होती। 20 साल से बीजेपी सत्ता में है, लेकिन अभी भी ये हैसियत नहीं है कि कोई उसका नेता ऐसा हो जो वोट दिला सके। अभी भी मोदी जी के सहारे रहे या मोदी जी भी वहां नीतीश जी के सहारे हैं। मोदी जी भी नहीं चलते। अगर मोदी जी चल पाते तो नीतीश कुमार को कब का उठा के बाहर फेंक देते, नहीं फेंक पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे नहीं लगता कोई परिवर्तन आया है बिहार की राजनीति में। बिहार की राजनीति वहीं ठहरी हुई है जहां नीतीश कुमार वहीं सत्ता। वो जो 2025 में चुनाव होने, देखिए अभी कुछ लोग मीडिया में चला रहे थे कि चुनाव जो है जल्दी होने वाला है। अरे जल्दी होने वाला है तो क्यों फिर विस्तार किया गया, मंत्री पद का विस्तार किया गया। और बीजेपी जानती है कि अभी जो नीतीश कुमार के साथ जो सत्ता सुख है, नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो सत्ता सुख नहीं रहेगा, ये बीजेपी को मालूम है। बाकी जो उनके भक्त चारण है, मीडिया, गटर मीडिया है, वो सब अपना गीत गाता रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता बीजेपी के अगर नीतीश कुमार के 20 भी सीट आती है, मान लिया कि 43 सीट की जगह 20 सीट आ जाए, वर्स्ट पोजीशन में बता रहा हूं, एकदम घटिया पोजीशन बता रहा हूं, नीतीश कुमार के 20 ही सीट आई तो भी सरकार बनाने वाली पोजीशन में बीजेपी नहीं रहेगी, ये लिख लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है, बाकी अब चुनाव आयोग बोलते हैं लोग कि करिश्मा कर दे सकता है, हो सकता है चुनाव आयोग, अभी तो नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं, वो तो दैवीय शक्ति उनमें है। नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति जिन्होंने बोला था उनको हटा दिया गया। दिलीप जायसवाल ने कहा था कि नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति है, लो दैवीय शक्ति का प्रकोप आ गया, उनको मंत्री पद अचानक छोड़ना पड़ा और हाथ से इस्तीफा लिखना पड़ा। इतनी जल्दबाजी में सब हुआ कि हाथ से इस्तीफा लिखना पड़ा। तो ये इससे ये भी पता चलता है कि बीजेपी के भीतर भी जो है वो सही नहीं चल रहा। और ये जो सुनील कुमार को जो लाया गया है, वो नीतीश कुमार को टेंशन देने के लिए लाया गया, ये भी जान लीजिए। वो भी नीतीश कुमार को टेंशन देने वाले हैं। सुनील कुमार जो बिहार शरीफ से जो विधायक है, नालंदा जिला के जो मुख्यालय है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सुनील कुमार वो है, वो जो है तो बड़ा खेल तो किया जा रहा है। बीजेपी खेल करेगी, बीजेपी ने चारों तरफ से घेरा बना लिया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी से सरेंडर कर देंगे? क्या नीतीश कुमार को वोट बैंक को इतनी आसानी से घुमाया जा सकता है? मुझे नहीं लगता है। जी आपको क्या लगता है प्रशांत टंडन जी, अगर नीतीश बाबू की बात करें तो? देखिए, नीतीश कुमार का जो सवाल है वो बना हुआ, और अभी उनके बेटे की बात हो रही थी जी। उनके निशांत कुमार की,
निशांत कुमार में बड़ा रोल नहीं होने जा रहा है। निशांत कुमार का इस्तेमाल हो रहा है। निशांत कुमार इस वक्त प्रॉक्सी स्पोक्स पर्सन है नीतीश कुमार के। तो कल उनको जो संदेश जहां देना था उन्होंने, नीतीश कुमार ने निशांत कुमार के जरिए दे दिया। जो बात मैंने पहले कही कि नीतीश कुमार का जो बेसिक सवाल है, मूल सवाल है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार का चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, ये मूल सवाल है। और नहीं लड़ेगी तो नीतीश कुमार गठबंधन के बाहर जाएंगे, एनडीए के बाहर जाएंगे, ये बिल्कुल तय बात है। अब उसमें ये जो 7 मंत्री आज बनाए गए, उस बेसिक सवाल को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। वो बेसिक सवाल वहां बना हुआ है। और जब तक बिहार के इलेक्शन आएंगे तब तक यहां बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका होगा। इलेक्शन कमीशन की जो बातें हैं वो अपनी जगह हैं, वो है गंभीर है, उस पर विपक्ष आंदोलन करना चाहिए। बड़ा आंदोलन देश भर में खड़ा होना चाहिए। खासकर जिसकी बात हम लोग हमेशा से कहते रहे, पूरी सारे लोग जब ईवीएम की बात कर रहे थे तब हम लोग इलेक्टोरल रोल की बात कर रहे थे। और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ये इलेक्टोरल रोल का पूरा जो पिटारा है वो खुल गया कि गलती से इतने ज्यादा वोट बढ़ा दिए गए या पैनिक में। और बहुत सिंपल सी बात है राजीव जी कि ऑर्गेनिक ढंग से अपनी स्वतः जीत से जो सरकार बनती है, उस सरकार के गठन का हौसला ही कुछ और होता है। महाराष्ट्र में आपको ऐसा दिख रहा है क्या कि सरकार इतने बड़ी मेजॉरिटी से आई है? अभी भी वहां पे एकनाथ शिंदे जो है वो मुंह फुला के बैठे हुए हैं। वो सरकार में कितना है कितना नहीं है वही के लोग जाने। दूसरी बात कि अगले 6 महीने में होने क्या जा रहा है, जिसको कहा जाए कि पार्टी तभी शुरू हुई है। देखिए, अमेरिका यात्रा मोदी जी की बहुत बुरी तरीके से विफल हुई है। उसका सीधा असर रोजगार पर, यहाँ की इंडस्ट्री पर, यहाँ के आर्थिक स्थिति पर, सब पे होने जा रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो रुपया 87 रुपये $1 हो चुका है। आज डॉलर ने 87 रुपया क्रॉस कर लिया। 88 के आसपास पहुंच गया था, तब रिजर्व बैंक ने $4 बिलियन खरीद से रुपया खरीद के उसको नीचे लाए थे, फिर वापस वहां पहुंच रहा है। ये जो ट्रंप ने किया है, और अब ट्रंप की देखा था कि यूरोपियन यूनियन ने भी कर दिया, तो ये जो पूरा एक बोझ, आर्थिक बोझ आ रहा है, वो बहुत बड़ी चुनौती है। एक बड़ी चुनौती आने वाली है ऑयल सेक्टर में। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रशिया के साथ एक करार किया था जो जनवरी से लागू होना था। कल अमेरिका ने ईरान को तेल से तेल सप्लाई करने वाली कंपनियों में प्रतिबंध लगाया, जिसमें 4 भारतीय कंपनियां हैं जी। 5 लाख गैलन का अंबानी जी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है रशिया से। वो तेल वहां से आ नहीं पा रहा है क्योंकि उस कंपनी के शिप्स को अमेरिका अलाउ नहीं कर रहा है। ये अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से चीजें बढ़ती जाएंगी, उसका सलूशन ही निकल रहा है। एक शब्द हम लोगों ने सुना था बहुत 2013 में, और बड़े बड़े व्याख्यान लेख उस पर आते थे, पॉलिसी पैरालिसिस। वो पॉलिसी पैरालिसिस के युग में वापस भारत घुस चुका है। उसका असर सरकार के इमेज पर, सरकार के परसेप्शन पर और आगे आने वाले चुनाव में पड़ना तय है। आर्थिक विषमताओं के दौर में हम अब घुस रहे हैं। और अभी तक क्या हो रहा था कि जो है जैसा है चल रहा था। मनमोहन सिंह सरकार या पिछली सरकारों के धक्के से सरकार चल रही थी। अब इनको ये चुनौतियां सामने
एड्रेस करनी पड़ेंगी, चुनौतियों को सॉल्व करना पड़ेगा, जो दिखाई नहीं दे रहा है कि उसको सॉल्व करने की दिशा में वो बढ़ पा रहे हैं आगे। जी राज जी जी आपको क्या लगता है पंकज चतुर्वेदी जी, अगले 6 महीने की अगर बात करें, 6 महीने की राजनीति जिसमें इलेक्शन कमीशन भी है, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन भी है, जिसमें वक्फ बोर्ड भी है, जिसमें हो सकता है कि सोशल मीडिया के नए बिल भी हैं, और अभी बजट भी पास होना है, और इन सब के बीच बिहार में चुनाव की तैयारी है, क्या दिखता है आपको अगले 6 महीने की सियासत देश की? राजीव जी, जो प्रशांत भाई ने ऐसा बताया कि अमेरिका के देखा देखी यूरोपियन यूनियन ने भी हम अपने ड्यूटी इंपोज करने की प्लानिंग को रख दिया है, और अभी इस बात पे बहुत सारे लोग को पता नहीं है कि अमेरिका की देखा देखी दुनिया के और कई बहुत सारे छोटे देशों से भी अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को निकाला गया है, तो लगभग 20 लोग पिछले एक हफ्ते में से निकाल के भारत को लौटाए गए। और ये शायद दौर है, ये सॉरी, अब मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं कि ये जो मसला चल रहा है अभी, हम इलेक्शन की बात पे तो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, लेकिन उस देश के सामने जो सबसे बड़ा संकट अगले 6 महीने में खड़ा होने वाला है वो खाद्य संकट है। आप जान के चलें कि समय से पहले बहुत जल्दी गर्मी आने के कारण हमारे जो गेहूं का उत्पादन है वो लगभग 30% प्रभावित होने वाला है। बहुत स्पष्ट है, दाने बहुत छोटे हो रहे हैं और उसकी पौष्टिकता पे असर हो रहा है। एक दाने के छोटे होने का अर्थ है कि कम से कम उतनी यील्ड में, वजन में 30% कमी आई। और चूंकि इस सरकार की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये आपदा में अवसर बनाती है, ये हर मौके पर मुनाफाखोरों को फायदा देती है। प्रशांत भाई, आपको बताऊं कि रशिया से जो सस्ता तेल आ रहा था अंबानी का, वो दिल खोल के हिंदुस्तान में बिके, इसके लिए 144 साल बाद कुंभ आ रहा है, अपनी अपनी गाड़ियां लेके निकल चलो, ये प्रचारित किया गया। आप पता करिए पिछले 50 दिनों में कितना जबरदस्त फ्यूल बिका है। कौन है ये लोग फायदा कमाने वाले? तो आने वाले दिनों में जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे प्रॉब्लम होने वाली है, आपको बताऊं कि कश्मीर जिसको हम आइसोलेट करके रखे हुए हैं, कश्मीर का हार्टिकल्चर लगभग खत्म हो गया है। शायद इस बार केसर की 20% फसल ना हो, इतना ठंड ही नहीं पड़ी कि सेव फल के जो फल होते हैं उसको 40 दिन वहां पे चाहिए होते। ये हालत हिमाचल में भी है। आपको ये ना, इन विषयों के ऊपर हमारी सरकार की कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि जितना ज्यादा संकट भारी होगा उतना उनके मित्र मंडलियों के लिए कमाई होगी। बिहार की यदि हम अब चुनावी चर्चा करते हैं, आपने चुनौतियों की बात कर रहे थे, हालांकि यह है कि बहुत सारे बिल्स, यदि कोई भी ईमानदार जज या कोई इस प्रकार का हो, देखिए यह बात तय है कि लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में भारतीय जनता पार्टी का उसमें इतना बहुमत नहीं है कि वो अपने मनमर्जी के बिल्स को पास करा सके, और उसकी अकुलाहट भी है। और आप देखिए कि जो अभी आज वहां पे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें उन्होंने मिथिलांचल और उत्तर बिहार से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए। अब आप सोचिए, मिथिलांचल के आज मुझको लगता है कि अब जो है मंत्री बढ़ के उनके 9 हो गए, और उत्तर बिहार से 13 हो गए। 36 में से 22 मंत्री उत्तर बिहार और मिथिलांचल के होंगे। लेकिन मिथिलांचल में मेरा ऐसा अंदाज है कि लगभग 60 विधानसभा सीटें हैं, और पिछली बार इनमें से 40 सीटें एनडीए को आई हैं। भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में एनडीए की जगह भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ानी चाहती है, क्योंकि मिथिलांचल की जो अभी 7 लोकसभा
सीटों के परिणाम और जो पाए गए मत है सामने है। इसी प्रकार उत्तर बिहार की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिपुलेशन जो है मंत्रिमंडल, देखिए बिहार में कोई मंत्री के पास में कभी कोई ऐसी पावर नहीं होती कि बहुत कोई बड़ा खेल कर देगा, 2-5 ठेके दे देगा, कुछ कमाई कर लेगा। और अब तो समय नहीं है, विदिन 6 मंथ बिहार में यदि नीतीश बहुत कमजोर होते हैं, कम सीटें आती हैं, तो वहां महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति होगी। और यदि एनडीए जैसी संभावना है हार जाता है, तो एक बहुत बड़ा एक संभावना है कि केंद्र सरकार कहीं मध्यावधि चुनाव की ओर ना चले। एक संभावना, इसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि इस केंद्र सरकार की जो एक बैसाखी है वो बिहार से ही है। आने वाले 6 महीने इंडियन सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंगली बहुत जटिल है। अभी 1 महीने बाद से 20 दिन बाद से आप देख लीजिए, कुंभ का नशा उतरने लगेगा जी। कुंभ में कुंभ जाने वाले सड़कों की खून से लाल हो गई है। एक मोटा मोटी अनुमान है कि सड़कों पर हुए एक्सीडेंट में लगभग 2000 लोग मारे गए। कुंभ में खूब चोरियां हुई हैं, बहुत सारे की रिपोर्टिंग ही हुई, जो रिपोर्ट हुई वो लगभग 400 के आसपास की रिपोर्ट है। ये जो एक्चुअल क्या, अभी ये अति उत्साह में सब कुछ चल रहा है। कुंभ का जब नशा उतरेगा, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर के लिए भारत की पूरी जनता एक जटिल दौर से गुजरेगी। जी। एजुकेशन को लेकर आप देख लीजिएगा, अभी आने वाले 6 मंथ हायर एजुकेशन को लेकर दिक्कत होने वाले हैं। फिर वही चुनौतियां आएंगी मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन को लेकर, पर्चे लीक होने को लेकर, जिसको सरकार गंभीरता से ही नहीं ले। जी। हम अपनी अगली पीढ़ी कैसी तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको सुनील शुक्ला जी कि अगर आगे की बात करें, आगे की रणनीतियां जो, क्योंकि कई बार कई तरह के विश्लेषण हम करते हैं और उसमें चुनाव आयोग की बात बार बार सामने आती है। चुनाव आयोग जिस ढंग से जो रिप्लाई जो गया है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, या इसको लेकर ईवीएम को लेकर जो बातें होती रहती हैं, या एक बात जिसको हम लगातार भूल रहे हैं या कहें तो उसकी चर्चा अब नहीं हो रही है, वो है चुनाव आयुक्त के नियुक्ति का मामला, जिसकी सुनवाई 19 तारीख को थी, उस पर अभी तक कुछ नहीं आया है। कब है सुनवाई मुझे ध्यान नहीं है, आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो आप ज़रूर मुझे करेक्ट कीजिएगा या बताइएगा कि अभी तक उस पर कोई तारीख नहीं आई है। कोई तारीख नहीं आई है। 19 तारीख को होना था, 19 फरवरी को, लेकिन उस पर आगे कब सुनवाई होगी ऐसी तारीख नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग हो, और इन सब के बीच चुनाव की बात, चूंकि अब बिहार के चुनाव की बात होगी, नीतीश कुमार की बात होगी, निशांत कुमार की हम बात कर रहे हैं, इन सब को देखिए तो आपको क्या दिखता है? अगर एक विश्लेषण किया जाए कि देश की सियासत किस दिशा में जा रही है, क्या कह सकते हैं हम कि अब इस देश की सियासत धीरे धीरे ही सही लेकिन डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है? कह सकते हैं क्या ये सुनील जी? अगर सरकार के ऊपर, सरकार के कामकाज के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, सरकार अपनी जवाबदेही को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, सरकार गवर्नेंस के मुद्दों से हटने के लिए एकदम उत्साहपूर्वक तैयार है, तो वही जा रहा है यार। सरकार होती क्यों है? सरकार कुंभ कराने के लिए नहीं होती है, कुंभ अपने आप होता है। किसी भी कुंभ को किसी ने आयोजित नहीं किया, लेकिन सरकार जब कुंभ कराने लगेगी तो गवर्नेंस की तो बात ही नहीं करेगी। और उस आयोजन को लेकर जब उठने वाले सवाल हैं, उसके जवाबदेही को मानने के लिए तैयार नहीं होगी, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकार का रुख रवैया क्या है, अपने आलोचकों के प्रति किस तरह के शब्दों का उपयोग कर रही है। इस बात को भी आप देख लीजिए।
कि आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है, असहमति सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपने एजेंडे को लागू करने के लिए किसी सीमा तक जाने के लिए तैयार है, संवैधानिक प्राविधानों को, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए तत्पर दिखती है। निर्वाचन आयोग का मुद्दा इतना गंभीर मुद्दा था, 19 तारीख को सुनवाई थी और अटॉर्नी जनरल के पास समय नहीं था न्यायालय में उपस्थित होने के लिए। जो सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी है सरकार के, वो कहते हैं कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, वो कहीं और न्यायालय में व्यस्त है। और सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार सुनवाई हो जाएगी, अब कोई तिथि भी नहीं देता। क्या निर्वाचन आयोग के नियुक्ति और निर्वाचन आयोग का गठन का सवाल एकाध अधिकारियों की नियुक्ति का सवाल है क्या? यह देश के भविष्य का सवाल है। और ऐसी सरकारों का गठन जिन चुनावों के आधार पर हो, जिन चुनावों को लेकर के लोगों के मन में तरह तरह के संदेह हो, उस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कितना उसका इकबाल रहेगा? उस सरकार के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता कितनी रहेगी? निर्वाचन आयोग का सवाल बहुत गंभीर सवाल है। वह केवल ये नहीं है कि एक ऐसी संस्था है जिसका गठन कर दिया जाना है, जिसके लोग का एक कार्यकाल रहेगा, ये रहेगा, केवल इतना मतलब नहीं है। ये एक ऐसे संवैधानिक संस्था का गठन का सवाल है जिससे देश के भविष्य, जिससे देश में लोकतंत्र की स्थिति का मजबूत होना या कमजोर होना निर्भर करता है। तो न केवल निर्वाचन आयोग को सरकार अपने अनुसार चलाना चाहती है, और जब अगर सरकार अपने अनुसार निर्वाचन आयोग को चलाना चाहेगी तो फिर आप किसी तटस्थ, पारदर्शी और ईमानदार चुनाव की अपेक्षा कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आप दिवा स्वप्न देख रहे हैं। रही बात बिहार की स्थिति की, तो बिहार में तो साफ साफ मसला है ना। बिहार में अभी जब टिकट का बंटवारा होगा और नीतीश कुमार जी को अपने उम्मीदवारों की संख्या घटानी पड़ेगी, तब आपके समझ में आ जाएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि उसके सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है। सदस्यों की संख्या तो तब भी थी जब सरकार गठित हो रही थी, अब मुख्यमंत्री बना लेते। जब 7 मंत्री आपको शामिल हुआ मंत्रिमंडल में, तो अब आपको सदस्य संख्या याद आ रही है, तो मुख्यमंत्री बनाते समय क्यों नहीं याद आई? तब आपको कहना चाहिए था कि मैं सबसे ज्यादा हमारे सदस्य हैं, इसलिए मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। तब तो आपने बहुत अपने सुविधा अनुसार राजनीति किया कि ठीक है मुख्यमंत्री आप बने रहिए, बाकी मंत्रिमंडल हमारे लोग रहेंगे। और 7 सीटों को आपने खाली रखा चुनाव के मौके पर। अंतिम समय जब पूरा प्रदेश चुनाव के दरवाजे पे खड़ा है तो आपने नए लोगों को शामिल कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी सोची समझी राजनीति के तहत, अपनी योजना के तहत आगे बढ़ रही है। उसको अपना कमंडल भी चलाना है और मंडल भी चलाना है। मंडल का नाम नहीं लेगी, लेकिन मंडल के चेहरों को आगे करेगी। साथ में 3 पिछड़े लोगों को उसने शामिल किया और मजबूती के साथ शामिल किया। आप जितने इनके सहयोगी हैं, एलजेपी हो, एलजेपी के दोनों घटक हो, मांझी जी हो, किसी को नहीं पूछा। सही है, धनंजय जी ने कहा अरे मांझी जी क्या कर लेंगे, उनकी नाराजगी में अगर रहेगी हुई तो किस हद तक वहां के चुनाव को प्रभावित कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी अब वह जितने लोगों के जिन लोगों को अपने साथ रह करके एक सामाजिक समीकरण को बढ़ा रहे थे, वो अपने बूते बढ़ाना चाहती है। हाँ, लेकिन वह उसकी निर्भरता नीतीश कुमार से कम नहीं हुई है। और मैं एकदम बिल्कुल ये सही है, मैं स्वीकार करता हूं मैं भी कि नीतीश कुमार का असर कम नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने जो मतदाता तैयार किए हैं, वो आज भी उनका मतदाता उनके साथ है। भारत महिलाएं उनके साथ हैं, अति पिछड़ा उनके साथ है, दलित उनके साथ है, गवर्नेंस के नाम पर एक अपर क्लास के लोग भी हैं जो उनके साथ हैं, वह अभी उनके साथ छिटके नहीं है। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी सेध लगाना चाहती है। इसीलिए नीतीश कुमार को कमजोर साबित करने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी के संगठन के स्तर पर लगातार होता रहा। उनके अस्थिर होने का, निर्णय में पिछड़ने का, संगठन में ऐसे लोगों की भरमार हो जाने का जिनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो, यह भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सुनियोजित तरीके से किया, क्योंकि वह नीतीश कुमार जी के मतदाता समूह में अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहती है। इससे कोई इनकार नहीं हुआ। बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक नीतीश कुमार के ऊपर अपनी निर्भरता नहीं रखेगी और वो बार बार संकेत देती रही है। आज प्रधानमंत्री जी उनको लाडला मुख्यमंत्री बता रहे थे और वही क्या क्या नहीं कर चुके हैं नीतीश कुमार जी के लिए। और मेरा अपना मानना यह है कि बिहार की राजनीति यही रहेगी, ऐसा नहीं है।
इसमें अभी करवट लेने की तमाम संभावना है। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि नीतीश कुमार को अभी कितना कारण किया जाता है और पीके को भारतीय जनता पार्टी कितना आगे बढ़ाएगी। अभी पीके जी का प्रवेश नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनको प्रोत्साहित करेगी, उनको आगे लाएगी और उनके माध्यम से जिस तरह जो खेल किया था एलजेपी के लोगों ने, वह खेल पीके के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने को पूरी तरह से बिहार में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर भारत की राजनीति में बिहार पे अगर उसका कब्जा हुआ, अगर उसने अपने आप को स्थापित किया, तो वह एक बहुत बड़े राज्य में अपना प्रवेश कर लेगी। बिहार ही एक ऐसा बड़ा राज्य है जहां वह अपने दम पर बहुत आगे नहीं बढ़ पा रही और विभिन्न राज्यों के में होने वाले चुनाव और आगामी लोकसभा का चुनाव, इन दोनों को बिहार का चुनाव प्रभावित करेगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत राजनीतिक स्थिति प्रदर्शित करने की पूरी कोशिश करेगी, जिसमें संवैधानिक संस्थाओं का, जिसमें निर्वाचन आयोग है, उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाने में। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी की ताकत हो और या विपक्ष की ताकत हो और इन सब के बीच चुनाव दर चुनाव बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, जिस पर विपक्ष को खासकर और सत्ता पक्ष को भी ध्यान देना चाहिए और संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो मजबूत रहें। धनंजय जी, आपके पास आना चाहता हूं, क्या आपको लगता है, जैसे महाराष्ट्र में आप बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं जो परिस्थितियां अभी उत्पन्न हो गई हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच, उसकी खबरें बीच बीच में आती रहती हैं, हम लोग चर्चा करते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच इधर अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी क्या वही स्थिति उत्पन्न होने वाली है चुनाव के बाद, जो जैसी परिस्थिति हम लोगों ने यहाँ महाराष्ट्र में और खासकर एकनाथ शिंदे के साथ देखी? कई लोग बोल रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार इस बात से डर रहे हैं कि उनका हाल भी एकनाथ शिंदे की तरह ना हो जाए। एकनाथ शिंदे का जो हाल हुआ वो क्यों हुआ? उसकी वजह यह है कि अगर एकनाथ शिंदे नहीं होते तो अजीत पवार की पार्टी और बीजेपी मिलकर के सरकार बना सकती थी। अगर ये नहीं होते, अजीत पवार नहीं होते, तब क्या एकनाथ शिंदे होते? एकनाथ शिंदे जो आज एकनाथ शिंदे हैं, बिहार में क्या स्थिति आपको ये दिखाई पड़ रही है? ज्यादा कुछ इसमें कोई गणित है ही नहीं। सुनील जी ने ये बड़ा सही कहा, लेकिन उसमें एक और सुनील जी बात है पीके की हैसियत जो है चिराग पासवान वाली हैसियत नहीं है। चिराग पासवान के पास 5% वोट बैंक है पासवान का, अगर खाली पासवान की मान ले तो। फिर वो 3 सीट देते हैं हमेशा, या 2 सीट देते हैं सवर्ण को, भूमिहार को या ब्राह्मण को या किसी और सवर्ण को, वो भी वोट उस इलाके में उठ करके आता है। पीके की हैसियत वो है क्या? नहीं है। पीके उस हालत में, पीके को रखा है जरूर कि चिराग पासवान की जगह इस बार पीके का इस्तेमाल होगा, लेकिन पीके अपनी हैसियत उनकी है नहीं। उनका वोट बैंक वही है सवर्ण। और आप जो मंत्री विस्तार है उसमें भी आप देखिए कि इनका वही है, राजपूत भूमिहार ब्राह्मण, यही कर रहे हैं ये, क्योंकि इनको पता है कि राजपूत भूमिहार ब्राह्मण के अलावा कोई वोट देने वाला इनके पास नहीं है। उनके उम्मीदवार जीत के आ जाते हैं, दूसरी बात। फिर एक बात आती है कि जो सुनील जी ने बड़ा सही कहा कि नीतीश कुमार, अगर 43 सीट को सीट है क्या, सरकार तो चल रही है बीजेपी की वजह से, तो क्यों नहीं नीतीश कुमार को उसी समय शिंदे बना देना चाहिए था कि ये नीतीश कुमार आप तो शिंदे हो, अभी मंत्री पद लेने की जरूरत क्या है? 7 मंत्री पद 7 महीने के लिए रहेंगे, उससे क्या हो जाएगा बीजेपी का? 4 साल शासन चला, उसमें तो उतने ही मंत्री पद से संतोष लेना पड़ा। और जो मंत्री पद है उसमें मंत्री पद का जो डिपार्टमेंट है वो क्या जेडीयू से लेके दिया जाएगा इनको? क्या गृह मंत्रालय को मिलने वाला है इनको? गृह मंत्री अब हो जाएंगे ये, शिक्षा मंत्री हो जाएंगे ये, आबकारी मिनिस्टर हो जाएंगे ये, ऐसा है क्या? तो जो बीजेपी के पास, नेताओं के पास 3 विभाग है तो 1 विभाग उठा के इनको दे दिया जाएगा। तो बीजेपी ये कसरत कर रही है। और बीजेपी के साथ एक और मुश्किल है, प्रशासन पे पकड़ नीतीश कुमार की है। महाराष्ट्र में प्रशासन पे पकड़ एकनाथ शिंदे की नहीं थी, आप ध्यान रखिए। गृह मंत्रालय जो है वो फडणवीस के पास था। बिहार में नीतीश कुमार गृह मंत्रालय देने को कभी तैयार नहीं हुए। पिछली बार याद कीजिए जब मंत्रालय सरकार बन रही थी 2020 में, ये 2022 में जब लालू जी की पार्टी से हटने के बाद तो लंबा संघर्ष हुआ, और हुआ कि अब तो जो है नीतीश कुमार के पास कोई रास्ता नहीं है, नीतीश कुमार को
गृह विभाग छोड़ना पड़ेगा, छोड़ा क्या? और ये जो निशांत कुमार को लाया जा रहा है वो इसमें ये भी एक साजिश है, बीजेपी की साजिश है बेसिकली, मैं मानता हूं। वो साजिश ये है कि नीतीश कुमार को निशांत कुमार के बहाने कमजोर किया जाए, ये स्टेक दिया जाए, जिससे लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के बहाने कमजोर हो गए, क्योंकि अपने बेटे को बनाना है तो हमारे तरीके के समझौते करने को तैयार है। नीतीश कुमार क्या निशांत कुमार के लिए समझौते करने को तैयार होंगे कि हाँ हमारे बेटे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दो और तुम मुख्यमंत्री बन जाओ? क्या नीतीश कुमार इस बात पर सहमत होंगे? एक महत्वपूर्ण सवाल मैं और उठा रहा हूं। नीतीश कुमार ऐसा नहीं करने वाले हैं। नीतीश कुमार सबसे ज्यादा अपनी छवि को लेकर के जीते रहे। निशांत कुमार बेटा उनका जो है वो तो जानता कि आध्यात्मिक दुनिया में है, अलग वर्ल्ड है उसका, उस पॉलिटिकल में कभी आया नहीं। अपने किसी रिश्तेदार को लाया क्या? उनकी बहन, उनके भाई, उनके लड़के और रिश्तेदार, कोई है नीतीश कुमार का व्यक्ति? दूर दूर तक पता कर लीजिए। नीतीश कुमार का कोई व्यक्ति सत्ता का लाभ मंत्री पद रह करके किसी और पद पे बैठ के ले रहा है क्या? फिर पुलिस डिपार्टमेंट में कई सारे बदलाव किए नीतीश कुमार, ये भी जान लीजिए, जिसकी चर्चा कहीं नहीं है। बिहार का मीडिया अभी भी नीतीश कुमार के कंट्रोल में है। अब दिल्ली का मीडिया जो है बीजेपी के कंट्रोल में हो सकता है, बिहार का मीडिया नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर नहीं है। तो बिहार में नीतीश कुमार का कंट्रोल है। बिहार में सत्ता में हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, प्रशासन हो, चाहे वो मीडिया हो। गटर मीडिया दिल्ली में बैठ के अभी तब तक नहीं बोलेगा जब तक नीतीश कुमार उनके साथ खड़े हैं। अभी नीतीश कुमार उठ करके चले जाए आज राजद की तरफ से तो तुरंत उनको पागल घोषित कर देगा, बोला अभी पागल खाने से आए हैं, ये देखिए पागल खाने के गेट पे नीतीश कुमार जा रहे हैं। गटर मीडिया तुरंत बोलने लगेगा। लेकिन क्या बिहार के नागरिक भी ऐसा समझ रहे हैं? सुनील जी ने बड़ा बढ़िया कहा कि नीतीश कुमार का वोट बैंक या नीतीश कुमार का प्रभाव अभी भी कम नहीं हुआ। और जब बोलते हैं ना जंगल राज, लालू प्रसाद यादव जी का जब जिक्र करते हैं बीजेपी वाले, उससे भी नीतीश कुमार मजबूत हो जाते हैं। ये एक और जान लीजिए, वो है ना कि महाभारत में कि वो उसके पास, दुर्योधन के पास ये वरदान था या अभिशाप था, जो भी कह लीजिए, कि भंडार में रहेगा, जितना वो बांटेगा उतना जो है ताकतवर वो भंडार और बढ़ जाएगा। नीतीश कुमार के साथ वही हो रहा है कि जितना आरजेडी को गाली देंगे उतने नीतीश कुमार मजबूत होते हैं। और आपको क्या लगता है जो उत्तर प्रदेश में जो सुनील जी यहाँ बैठे हुए हैं, जिस प्रदेश के निवासी है, वो उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह की सरकार चल रही है, क्या बिहार के लोग वो नहीं देख रहे हैं? आपको मालूम है, आपको बिहार के हैं कि बिहार की एक बड़ी आबादी बनारस में पढ़ती है, बड़ी आबादी वहाँ रोजगार के लिए आती है, बड़ी आबादी जो है हेल्थ के लिए आती है, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आती है। पढ़ाई, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों जुड़ा हुआ है पूर्वांचल का बिहार से। तो क्या उनको नहीं पता है उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? बीजेपी की सरकार क्या करेगी आएगी तो पता है। और अब एक और घटना में बता देता हूँ, अभी कल ही वायरल हुआ था या परसों, प्रधानमंत्री भाषण देकर के आया, उसके बाद एक 8-10 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ जिसमें सम्राट चौधरी बता रहे हैं उनको, गिरिराज सिंह को, कि लालू जी के खिलाफ बोलिए चलेगा, लेकिन तेजस्वी के खिलाफ बोलिएगा तो नुकसान हो जाता है हम लोगों को। क्यों नुकसान हो जाता है भाई? खतरा है? मोदी जी बोले तेजस्वी को। अभी बिहार में स्थिति, राजीव भाई, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूं, कई बार मैंने बोला है तो गलत साबित हुआ है दूसरे प्रदेशों के, लेकिन बिहार में मेरा बोला अक्सर सच हो जाया करता है, क्योंकि बिहार के शायद मुझे ज्यादा पकड़ है इसका मतलब। तो बिहार पे जब मैं बात करता हूं तो मैं ये बता दूं, जमीनी बात बता दूं आपको, कि अभी भी नीतीश कुमार उतने ही ताकतवर हैं, भले उनकी सीटें घट गई हैं। और नीतीश कुमार एक अभी जो चुप्पी साधे हुए हैं, वो चुप्पी की वजह है, और चुप्पी की वजह है कि नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं कि बीजेपी के पास जो चुनाव आयोग है, बीजेपी के पास जो पैसे का तंत्र है, अभी देखिए बीजेपी के पास बहुत पैसा है, ये जान लीजिए। उससे लड़ाई लड़ना नीतीश कुमार के बूते की बात नहीं है। अगर उस लेवल पे आइएगा तो कहाँ है पैसा नीतीश कुमार के पास? कहाँ से पैसा लाएगा नीतीश कुमार? पैसा है कहाँ? राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, और राज्य सरकार के पास जहाँ पैसा है वो सारे डिपार्टमेंट बीजेपी के पास है, ये भी जान लीजिए। हेल्थ डिपार्टमेंट के पास बहुत पैसा होता है, पीडब्ल्यूडी के पास पैसा होता है, ये दोनों डिपार्टमेंट तो बीजेपी के पास है। नीतीश कुमार के पास कौन डिपार्टमेंट है? तो पैसा वाले डिपार्टमेंट कहाँ? पैसा नहीं है तो बिना पैसा के चुनाव कैसे लड़ेंगे? क्या खाली ललन सिंह के भरोसे चुनाव लड़ेंगे आप? कहां से आएगा पैसा? ये बड़ा सवाल है नीतीश कुमार के सामने। जैसे कांग्रेस के सामने ये सवाल आया था और राहुल गांधी ने कहा था कि हमारा पैसा ले लिया, तो आजकल चुनाव पैसे से लड़ा जाता है। आजकल चुनाव वोट से, आम आदमी जाकर के मुहर मारेगा उससे चुनाव हो रहा है क्या कहीं देश में? कहीं चुनाव नहीं हो रहा है, सब जगह चुनाव पैसे से हो रहा है। अब बीजेपी क्या पैसे से बीट कर पाएगी बिहार को?
और अगर पैसे से बीट करना चाहेगी तो क्या नीतीश कुमार की जो पुलिस व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, उसके जो अधिकारी हैं, क्या वो पैसे का खेल होने देंगे? ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं कि ये सवाल प्रशासनिक सवाल है। क्या नीतीश कुमार जो हमसे हमेशा कहते हैं कि मैं न किसी को फंसाता हूं न बचाता हूं, क्या बीजेपी के नेताओं को बचाएंगे? अभी राजू सिंह को जो मंत्री बनाया है, राजू सिंह पे तो कई अपराध के केस दर्ज है, संगीन केस दर्ज है। नीतीश कुमार उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी देखने वाली बात है। रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, अभी 2, 3, 4, 5 दिन और देख लीजिए। और नीतीश और जो चाल चलती है बिहार शरीफ बीजेपी क्या चाल चलती है ये भी देख लीजिए। और एक और उदाहरण आपको दे दूं कि अभी दंगा कराने की कोशिश हुई जमुई जिला में, झाझा थाना है और वहाँ बलियाडीह नाम का गांव है। बलियाडीह गांव में हुआ ना दंगा कराने की कोशिश, क्या हुआ उसमें? बुलडोजर गया। यही उत्तर प्रदेश में होता है जहाँ सुनील जी है, तो बुलडोजर जाकर के अभी मुसलमानों के घर ढा दिए होते, मस्जिद में मंदिर ढूंढ लिया जाता, तमाम हो जाता। बिहार में हुआ? कोई बोलने को तैयार है? बीजेपी का नेता कोई बोल रहा है कि किसको फंसा दिया? क्यों नहीं बोलेंगे? हम क्या सनातनी होना गलत है ऐसा बोलो बिहार में। मोदी जी जाके बोल के आते कि कुंभ आप लोग नहीं गए तो देशद्रोही हैं। बिहार के जितने लोग कुंभ नहीं गए सब देशद्रोही हैं। राहुल गांधी से तो पूछ रहे हैं नीतीश कुमार नहाने गए क्या, तो नीतीश कुमार देशद्रोही है? बताओ। ढेर सारे सवाल है, मैं कितने सवाल कर दूं। और बड़ा आसान नहीं है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए होता है ना, अश्वत्थामा के माथे पे चिपका दिया गया था, वो चिपका हुआ है, रिश्ता रहता है बीजेपी को। बिहार जो है बीजेपी को लाइफ लॉन्ग रिश्ता रहेगा। मोदी जी आएंगे, मोदी जी के बाद कोई और जी आएंगे, कोई और जी के बाद कोई और जी जाएंगे। बिहार जो रिश्ता रहेगा बीजेपी के माथे पे, लिख लीजिए आप। बिहार का चरित्र मैं जानता हूँ जी। चलिए, बिहार की सियासत पे और भी बहुत सारी बातें होंगी, बातें देश की सियासत पे भी होंगी, और उसमें भी नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है, क्या इस देश के लोकतंत्र को अब और भी कमज़ोर करने वाली राजनीति है। आज 26 तारीख है, महाशिवरात्रि, और इसके साथ साथ महाकुंभ का आयोजन जो प्रयागराज में किया गया था उसका समापन भी। कितनी लाशें गिर गई, कितनी गंदगियां फैल गई, कितने वहां गिद्धों को फ़ायदा हुआ, कितने सुअरों को फ़ायदा हुआ, ये तो बताएगी योगी सरकार। लेकिन हम लोगों का विश्लेषण हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, और हम विश्लेषण में अब बहुत सारी बातें जो आती हैं, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, चाहे इलेक्शन कमीशन की बात हो। राजीव कुमार चले गए लेकिन ज्ञानेश कुमार आ गए हैं। कितनी उम्मीदें आपको ज्ञानेश कुमार से है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इन सब के बीच बिहार का चुनाव, और उससे पहले आज बिहार में एक्सटेंशन यानी मंत्रिमंडल का विस्तार, और उस विस्तार में बीजेपी के बल्ले बल्ले, क्योंकि बीजेपी के 7 जो मंत्री बनाए गए वो बीजेपी के बनाए गए। और इधर तैयारियां अब फिर से कुछ दिनों बाद संसद की होगी, संसद के दोनों सदनों में फिर आर पार की लड़ाई, और उधर अमेरिका के बाद यूरोपियन यूनियन जो है वो भी भारत से टैरिफ कम करने की बात कर रहा है। बिल्कुल सामने खड़े होकर आपने देखा था कि अमेरिका के अब नवनिर्वाचित अब जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा ही था नरेंद्र मोदी को। अब यूरोपियन यूनियन का जो एक डेलीगेशन हिंदुस्तान आया है वो भी यही डिमांड कर रहा है। तो बहुत कुछ आने वाले समय में हम लोग देखेंगे, और इन सब में रुपए की कीमत, जैसे प्रशांत टंडन जी की बात दोहरा रहा हूँ, रुपए की कीमत 87 रुपये से ऊपर हो गई, यानी रुपया कमज़ोर हो रहा है, शेयर बाजार गिर रहा है, और अंधभक्त बल्ले बल्ले कर रहे हैं। करते रहिए। चलिए, इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील शुक्ला जी, पंकज चतुर्वेदी जी, प्रशांत टंडन जी, अमलिंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। श्री किरण जी हमारे साथ बने हुए हैं, देवेंद्र चटर्जी, ज्योति जी, खुर्शीद अली। कितना भी विश्लेषण कर लो, बिहार चुनाव भी जीतेगी बीजेपी। देखिए, यही जो एक है ना कि कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। कैसे आएगा मोदी ही, ये ज़रा बता दीजिए खुर्शीद जी। इसलिए क्योंकि यहाँ चुनाव आयोग और बाकी जो संस्थाएं